नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग हमारे पिछले कक्षा में इकाई 6 जीव जगत के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना? हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, इकाई 6 जीव जगत। तो पिछले कक्षा में हमने आपको बताया, हमने सजीवों का वर्गीकरण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यानी सजीवों का वर्गीकरण जो है, सबसे पहले हमने बताया आपको संरचना के आधार पर एक कोशिक, बहुकोशिक, है ना? एक कोशिक और बहुकोशिक जीव के बारे में बताया। फिर जो है मेरुदंड के उपस्थिति के आधार पर हमने आपको बताया जो अकशेरुकी और कशेरुकी जंतुएं, जो अकशेरुकी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाए जाते हैं, और कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड पाया जाता है। अब बच्चों हम लोग जो है प्रजनन विधि के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। तो प्रजनन विधि के आधार पर सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से हैं। अंडयुज, अंडयुज यानी कैसे जीव होते हैं? यानी यानी अंडे देने वाले जंतुए। ऐसे जंतुए होते हैं ना जो अंडे भी देते हैं और जो बच्चों को जन्म भी देते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? अंडयुज। ओके, ये आपकी किताब में डिटेल से दे रखा है। अभी आप क्या कीजिए, इसको सिर्फ समझ लीजिए, और नाम से ही ये क्लियर है कि किस तरह के जंतुए हैं। अंडे देने वाले जंतुए। ओके, और उसके एग्जाम्पल जो है जैसे कि मेंढक हुआ, चिपकली हुआ, सर्प हुआ, पक्षी हुए, है ना, कीड़े मकोड़े आदि जो अंडे देने वाले जंतुए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा और उनके उदाहरण लिखिएगा कि कौन कौन से ऐसे जंतुए हैं जो अंडे देते हैं। अब अंडयुज के बाद अगला जो हम बात कर रहे हैं वो है जरायुज। ओके, जरायुज यानी कैसे जंतुए होते हैं? बच्चे देने वाले, यानी वे अब बच्चों को जन्म देते हैं। तो जरायुज जो है बच्चे देने वाले जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं? जरायुज। तो ये क्लियर है ना, अंडायुज यानी अंडे देने वाले, और जरायुज यानी क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देने वाले, बच्चों को जन्म देने वाले जरायुज। ठीक है, बच्चों को जो जन्म देते हैं। जैसे कि कौन कौन से उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण बता सकते हो, जैसे कि मनुष्य है ना, जैसे खरगोश है, गाय है, बकरी है, चूहे हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप आसानी से दे सकते हो। तो हमने जो है प्रजनन विधि के आधार पर दो तरीके से देखे, अंडयुज और जरायुज। ये क्लियर है ना? ओके, अब अगला जो है हम बात करेंगे वास स्थान के आधार पर, यानी जहां पे वे रहते हैं। वास स्थान के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं? जंतुओं का वर्गीकरण कर रहे हैं, है ना, कि कौन कौन से जगह पे रहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग जंतुओं के नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जलीय जंतु। तो ये नाम से ही क्लियर है ना कि कहाँ पे रहने वाले जंतु है बच्चों? जल में रहने वाले जंतु। कहाँ पे रहने वाले जंतु है? जल में रहने वाले जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं? जलीय जंतु। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? जल में रहने वाले जंतुओं को हम लोग जो है जलीय जंतु कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब जो है बच्चों वायवीय जंतु। यानी वायवीय जंतु से आप क्या समझते हो? वे जंतु जो अधिक समय वायु में रहते हैं। ठीक है, यानी वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं। अब कौन कौन है वायवीय जंतु, वायु में उड़ने वाले जंतु? तो सबसे पहले आपको नाम से ही पता है वायु में कौन उड़ता है बच्चों। सबसे पहले आप किसका नाम लोगे? चिड़िया, है ना, चिड़िया। तो जो है पक्षी, पक्षी सब क्या है, यानी पक्षी में बहुत सारे वैरायटीज है। तो अब पक्षियों को किस श्रेणी में हम लोग रखते हैं? वायवीय जंतु। ठीक है, पक्षी को किस श्रेणी में रखते हैं? वायवीय जंतु। अब जो है हमने जलीय जंतु के बारे में बताया, वायवीय जंतु के बारे में बताया। अब हम लोग किसके बारे में बताएंगे? स्थलीय, स्थलीय जंतु। यानी स्थलीय जंतु यानी कौन से जंतु है बच्चों? जो स्थल में रहते हैं। स्थल में रहने वाले जंतु को हम लोग स्थलीय जंतु कहते हैं। हम लोग किस तरह के जंतु हैं? स्थलीय जंतु, क्योंकि हम लोग कहाँ पे रहते हैं? स्थल में, यानी लैंड में रहते हैं।
है ना। जैसे कि मनुष्य हुआ, बकरी हुआ, कुत्ता हुआ, है ना, आदि क्या है, स्थलीय जंतु के उदाहरण है। अब देखिए अगला है वृक्षाश्रय जंतु, यानी जो कहाँ पे रहते हैं बच्चों, वृक्ष में रहते हैं। तो ये सब जो है इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं आने वाला है, क्योंकि नाम से ही सभी के वास स्थल का हमें पता लग रहा है ना। वृक्ष देखिए, सो वृक्षाश्रय जंतु जो अधिक समय अपना कहाँ पे रहते हैं, वृक्षों में अपना अधिक समय व्यतीत करते हैं। वृक्षों पर अधिक समय तक रहने वाले जंतुओं को हम लोग कैसे जंतु कहते हैं, वृक्षाश्रय जंतु कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, बंदर सब कहाँ पे रहते हैं ज्यादा समय, वृक्षों में ही दिखता है। या फिर गिलहरी को अगर आप देखो, हमेशा कहाँ दिखेगा बच्चों, वृक्षों में ही दिखेगा। ठीक है, तो हमने जो है वास स्थल के आधार पर कितने भागों में बांटा है, ये देखिए, पहला जलीय जंतु, वायवीय जंतु, स्थलीय जंतु, वृक्षाश्रय जंतु। ये क्लियर हो गया। ओके, अब जो है हमने वृक्षों में रहने वालों की बात किया, फिर हमने कहां पर बात किया, जो स्थल में रहते हैं उनके बारे में बात किया। अब हम लोग देखते हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं बच्चों, जो स्थल में भी रहते हैं और कहाँ पे रहते हैं, जल में भी रहते हैं। ऐसे जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे जंतुओं को हम लोग उभयचर जंतु कहते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है, उभयचर जंतु। चाहे तो आप अभी क्या कर सकते हो, एक एक टॉपिक को से लिखकर जल में, ठीक है, उभयचर यानी कहाँ पे रहते हैं, जल और स्थल दोनों में, इस तरह से क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो उभयचर यानी कहाँ पे रहते हैं, जल और जल और स्थल। ओके, जल और स्थल दोनों में। तो कई बार पूछा जाता है उभयचर जंतु क्या है, तो बाकी सब क्या है नाम से ही आप पता लगा सकते हो, लेकिन उभयचर, उभयचर जंतु जो है किस तरह के जंतुए होते हैं, जो जल में और स्थल में एक ही समय पे यानी एक साथ रह सकते हैं। जैसे कि आपने मेंढक को देखा होगा, पानी में भी रहते हैं और बाहर भी क्या है, फुदकते रहते हैं। और कछुआ, कछुआ भी कहाँ रह सकता है बच्चों, पानी में भी रह सकता है और जो है स्थल में भी रह सकता है। तो हमने जो है वास स्थल के आधार पर हमने क्या देखा, बहुत सारे जंतुओं की हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जंतु जो है रहते हैं। अब बच्चों आपके इसमें क्रियाकलाप दे रखा है तालिका 6.3। वो तालिका जो है आपका गृह कार्य है, आपको भर कर आना है। उसमें जंतुओं का नाम लिखा हुआ है, फिर एक कोशिक है या बहुकोशिक है, कशेरुकी है कि अकशेरुकी है, फिर अंडयुज है या जरायुज है। ठीक है, इस तरह जो है बॉक्स दे रखा है, तो उस बॉक्स को जो है आप क्या करोगे, सारे बच्चे लिखकर आज घर में जाकर सभी सोचकर, किसी से पूछोगे नहीं, ठीक है, सोचकर कि कहां पर कौन से रहते हैं, आप क्या करोगे, उसको भर कर आओगे। तो ये बातें क्लियर हो गई। ओके, अब जो है हम लोग पौधों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, हम लोग अब किसका वर्गीकरण कर रहे हैं बच्चों, पौधों का वर्गीकरण करते हैं। तो इससे पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं, पौधों का वर्गीकरण से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एक जानकारी आपको दे रहे हैं। ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये देखिए, हमें जो है वनस्पति विज्ञान का जनक, ठीक है, ये चाहे तो आप लिख भी सकते हो, आपके किताब में जो है एक बॉक्स में ये दिया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस। ओके, कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो आप इसका नाम लिख लीजिए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, यानी बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। फिर जो है, फिर अगला देखिए, अगला किसके बारे में दे रखा है, वर्गीकरण के जनक, वर्गीकरण के जनक, ये कौन है, कैरोलस लीनियस, वर्गीकरण के जनक, वर्गीकरण के जनक, कैरोलस लीनियस, वर्गीकरण के जनक। फिर जो है जंतु विज्ञान के जनक, ये जो है अरस्तु, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में एरिस्टोटल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, किनके फादर है, फादर ऑफ किसके है,
जंतु विज्ञान के जनक है, जंतु विज्ञान के जनक यानी जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, अरस्तु यानी एरिस्टोटल। तो ये नाम जो है आपके किताब में बॉक्स में दे रखा है, और इसको आप क्या कीजिएगा, इन नामों को जरा लिखकर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है आप जब प्रतियोगिता परीक्षा सब लिखते हो तब सब क्या होगा, इन सब नामों का आपका उपयोग वहां पर होगा, ठीक है, कि पूछे जाते हैं कौन कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वर्गीकरण के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो इस तरह की जब भी बातें आती है तो आप उसी समय पर उसको लिखकर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो हम लोग जो है अब क्या कर रहे हैं, पौधों का वर्गीकरण, किसके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं, अगला पौधों का वर्गीकरण। चलिए, पौधों का वर्गीकरण। अभी जो है हमने किसके बारे में बात किया बच्चों, अभी हमने जो है किसके बारे में बात किया, वर्गी, आप भी लिख लीजिए टॉपिक, ठीक है, पौधों का वर्गीकरण। अब हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स यानी पौधों का हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो पौधों का जो वर्गीकरण है, पौधों का जो वर्गीकरण है, हम लोग जो है किन किन आधारों पर कर सकते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले जो है पुष्प के आधार पर, कौन सा है, पुष्प के आधार पर, ठीक है, पुष्प यानी पुष्प क्या है, फूल, पुष्प के आधार पर, पुष्प के आधार पर यानी फूलों के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पौधों का वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहला वर्गीकरण जो है क्या है, पुष्प के आधार पर, और दूसरा क्या है बच्चों, आकार के आधार पर, और तीसरा आयु के आधार पर। तो हम लोग ऐसे करते हैं, एक एक करके पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है पुष्प के आधार पर, तो जो पुष्पी पौधे होते हैं यानी जिसमें क्या होते हैं बच्चों, पुष्प होते हैं, ठीक है, पुष्पी पौधे, पुष्पी पौधे, ठीक है, पुष्पी पौधे। तो जो पुष्पी पौधे होते हैं, तो पुष्पी पौधों को, पौधों, ठीक है, पुष्पी पौधों को क्या करते हैं हम लोग, जिन पर क्या होते हैं, पुष्पी पौधों पर पुष्प और फल लगते हैं। क्या क्या लगते हैं, एक तो पुष्प लगता है, वो नाम से ही क्लियर है ना, फिर जो है क्या लगता है, फल लगता है, पुष्प और फल लगता है, पुष्पी पौधों पर पुष्प और फल लगता है। और ये जो पौधे होते हैं ना, ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, कैसे होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। तो आपके किताब में एक चित्र दे रखा है, चित्र 6.7, उसको जरा हम देख लेते हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं, पुष्पी पौधे, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पुष्पी पौधे। तो ये देखिए, ये पुष्पी पौधे, ये आपके किताब का ही चित्र है। तो इसमें देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार के पुष्पी पौधे। अब देखिए, ये देखिए सरसों, है ना, इसमें जो है पुष्प भी लगता है और जो है फल भी लगता है। फिर जो है गुलाब, देख रहे हो, पुष्प, इसमें तना भी है। फिर जो है कुमुदनी, सूरजमुखी, पुष्प, पत्ती, तना। तो ये जो पुष्पी पौधे होते हैं, कैसे पौधे होते हैं ये, इन पर जो है पुष्प और फल लगते हैं। क्या लगते हैं, पुष्प और फल लगते हैं। और ये पौधे पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। कैसे होते हैं ये पौधे, पूर्ण रूप से जो है विकसित होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और इनमें जो है हमें जड़, देख रहे हो, जड़, जड़, फिर जो है तना, ठीक है, तना, और पत्ती जो है, पत्तियां जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर आप क्या कर सकते हो, विभिन्न प्रकार के पुष्पी पौधों में इनका उदाहरण लिख सकते हो, जैसे कि गुलाब हुआ, सरसों हुए, कुमुदनी हुई, सूरजमुखी हुआ, है ना, इन सब के एग्जाम्पल्स जो है आप क्या करोगे, आप लिखोगे। तो पुष्पी पौधे क्लियर हो गए ना। अब पुष्पी पौधों के बाद हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपुष्पी पौधे। पहले जो चित्र देख लेते हैं, ठीक है, आपकी किताब में जो चित्र दे रखा है उसको जरा देख ले, 6.8, विभिन्न प्रकार के अपुष्पी पौधे, विभिन्न प्रकार के अपुष्पी पौधे। चलिए,
तो हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो अपुष्पी पौधे हैं, इसमें जो है विभिन्न प्रकार के कैसे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के कवक होते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के मांस होते हैं, विभिन्न प्रकार के शैवाल होते हैं, फर्न होते हैं। तो इस तरह के जो पौधे हैं, जिसमें अधिकतर क्या होते हैं, इनमें अधिकतर जड़ जड़, ठीक है, इनमें अधिकतर जो है जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है। आप इन सबको देख रहे हो ना, इनमें हमें ढंग से जड़ भी दिखाई नहीं देता, तना भी दिखाई नहीं देता, और पत्तियां का भी इन पौधों में अभाव होता है। और इनमें जो है पुष्प कभी नहीं लगते हैं। अपुष्पी पौधों से ही स्पष्ट है कि इन पौधों में क्या है, क्या नहीं लगता है, इन पौधों से कभी भी, इन पौधों में कभी भी जो है पुष्प नहीं लगता है। चलिए, कोई कमेंट कर रहा है कि बारिश की वजह से जो है क्लास मोबाइल से चल रहा है, इसलिए जो है मुश्किल हो रही है। वो सब जो है मुश्किलों को क्या कीजिए, हम लोग को कुछ नहीं कर सकते। जब प्राकृतिक एक एक दुविधाएं हमारे जीवन में आते हैं, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, जिनको मुश्किल है क्लास देखने में, बाद में क्या आप क्या कीजिएगा, जब यूट्यूब में लाइव जब दिखेगा या फिर वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है, जब भी आपको समय मिलेगा, जिनको मुश्किल है देखना। तो हमने क्या देखा, विभिन्न प्रकार के अपुष्पी पौधे, और आप क्या करोगे, इन सब पौधों के नाम को आप जो है लिख कर आओगे। क्लियर है, लिख कर आओगे। तो हमने पुष्पी पौधे बात किया, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधों के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया, कि कैसे पौधे होते हैं अपुष्पी, यानी नाम से ही क्लियर है, ये जो पौधे हैं इनमें क्या नहीं होता, इनमें कभी भी पुष्प नहीं लगता, यानी फूल नहीं लगते। अपुष्पी पौधे, ओके, इनमें जो है क्या नहीं लगता है, फूल नहीं लगता है, और जो है जड़, तना, पत्ती आदि का भी क्या होता है, अभाव होता है, यानी इसमें जो है ना के बराबर होता है, कम होता है। ठीक है, आदि का भी, इन सब का भी क्या होता है, अभाव होते हैं। और इनमें जो है क्या नहीं होता है बच्चों, पुष्प नहीं होता। ठीक है, पुष्प नहीं होता है, और पुष्प कभी नहीं होता, इसीलिए क्या भी नहीं बनते हैं, पुष्प नहीं होने की वजह से इनमें कभी भी फल भी नहीं लगते, है ना, इनमें कभी भी क्या भी नहीं लगते हैं, फल भी नहीं बनते हैं। और इनमें वंश वृद्धि के लिए क्या करते हैं, पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचनाएं, अगर आप उन पौधों को देखोगे तो क्या देखोगे कि एक विशेष प्रकार की रचनाएं है ना, जो चित्र में हमने आपको दिखाया, विभिन्न, यानी एक विशेष प्रकार की रचनाएं हैं। और इनमें जो है बीजाणुदोदिनियों, यानी जो है उनके बीजाणु, उनके बीज से, किससे होता है, उनके जो है बीज से क्या होता है, इनकी वृद्धि होती है। जैसे कि कवक, शैवाल, है ना, मांस, फर्न आदि क्या है, इनके मुख्य सदस्य है। तो हम आपने आप जो है किताब से उन सब के नाम भी लिख लोगे। और जो ये जो मांस बोल रहे हैं हम लोग, ये एक ऐसा पौधा है, कभी कभी आपने वर्षा ऋतु, अभी जैसे कि आपने बोला कि आपके यहाँ सब बारिश हो रहा है, तो इस समय पर जो है ये पौधा क्या है, दीवारों में, यानी काफी सॉफ्ट होते हैं, काफी मुलायम होते हैं, है ना। आप अगर दीवारों को देखोगे तो इधर उधर उगे होते हैं, और अगर आप छूकर देखोगे तो क्या है, काफी सॉफ्ट तरह के पौधे होते हैं। तो ये जो है मांस, ये क्या है, एक पौधा है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उगाता है। ठीक है, तो हमने जो है क्या देखा, किसके बारे में बात किया, अभी हमने पौधों के वर्गीकरण के बारे में, पुष्प के आधार पर हमने किस तरह से, यानी पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे हमने बात किया। क्लियर है ना ये बात। अब जो है अगला हम बात करेंगे आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कर रहे हैं। अब अगला किसके आधार पर हम लोग करेंगे, हमें पता है ना, आकार के आधार पर भी क्या है, बहुत सारे पौधे होते हैं। तो अगला देखिए बच्चों, ये सब बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, अगर आप ध्यान से सुनोगे और एक बार पढ़ लोगे तो आपको परीक्षा तक जो है इसकी और तैयारी करने की जरूरत नहीं रहेगी। आकार के आधार पर, और जो भी बातें सुनते हो उसको जो है तभी दिमाग में क्या कर लिया करो, क्लियर कर लिया करो। ठीक है, आधार पर। तो अब जो है आकार के आधार पर हम लोग बात करते हैं। तो
पुष्पी पौधे आकार में कैसे होते हैं, छोटे या बड़े होते हैं? पुष्पी पौधे कैसे होते हैं बच्चों? आकार के आधार पर कभी बड़े होते हैं और कभी छोटे होते हैं। तो इन्हें जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो है शाख, ठीक है, पहला कौन सा है? शाख। दूसरा झाड़ी, झाड़ी। और जो तीसरा है वृक्ष, ठीक है। तो आकार के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, शाख, झाड़ी, वृक्ष। अब हम ऐसे करते हैं, इसके चित्र को दिखाते हुए आपको इसके बारे में और डिटेल देंगे, तो आपको जो है क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों आकार के आधार पर हम लोग अगर बात करेंगे तो क्या है, ये देखिए आपके किताब में जो चित्र दे रखा है, ये देखिए। तो इसमें जो है सबसे पहले आपने क्या देखा? शाख। सबसे पहले क्या देखा? शाख। ये देखिए, इसमें ये देखो कैसे है, कैसे दिख रहे हैं देखने में ही शाख। ये जो जैसे सरसों, मक्का, ये जो है 1 मीटर से कम नाप के होते हैं, कम नाप के छोटे पौधे होते हैं। और इनका जो तना होता है ना बच्चों, ये कोमल होता है, पतला होता है और बहुत ही कमजोर होता है। कैसा होता है इनका? यानी छोटे होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। और इनका जो तना होता है वो किस तरह से होता है? काफी पतले, है ना, पतला, कोमल और कमजोर होता है, यानी जल्दी टूट जाते हैं ये, ठीक है। तो उदाहरण आप लोग क्या दे सकते हो? सरसों, मक्का, मटर, पालक, ये सब इसी उदाहरण में, इसी इसमें आते हैं। अब अगला जो है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? झाड़ी। ये देखिए झाड़ी, आप बेर खाते हो ना, बेर पसंद है ना आप सबको खाना? ठीक है, झाड़ियों में क्या देखते हो कि पेड़ की जो है बहुत झाड़ी होती है ना। या तो पेड़ में भी लगे होते हैं और छोटे छोटे झाड़ियों में भी क्या लगते हैं बच्चों? बेर लगते हैं। और गुलाब, गुलाब भी क्या है? झाड़ियों में लगता है। तो ये कैसे होते हैं झाड़ी? ये 1 से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले कैसे होते हैं? कठोर। यानी अगर आप गुलाब की जो है डंडी तोड़ोगे तो काफी मजबूत होती है वो, है ना, तोड़ने में मुश्किल होती है। तो कठोर, मजबूत पौधे होते हैं। और इनका तना जो है स्पष्ट नहीं होता। हमें गुलाब सब देखोगे तो क्या है, हमें उसका तना का पता नहीं चलता कहाँ पर है, ठीक है। और ये आपस में हमेशा उलझे रहते हैं। और कैसे रहते हैं? आपस में हमेशा उलझे रहते हैं। जैसे कि ये देखिए, बेर का है, गुलाब का है, फिर जो है करोंदा, गुड़हल आदि, इन सब के जो पेड़ है ये सब किसके इसमें आते हैं? झाड़ी के रूप में आते हैं। तो शाख देखा, झाड़ी के बारे में बात किया। अब जो है तीसरा, तीसरा श्रेणी जो है वृक्ष। कैसे है? तीसरा जो श्रेणी आता है वो है हमारा वृक्ष। और ये जो वृक्ष होते हैं ना बच्चों, ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। इनका तना कैसे होते हैं वृक्षों का? अगर आप जाकर देखो तो काफी मोटे होते हैं, है ना। तो इनका जो तना है मोटा, काष्ठीय शाखित या फिर अशाखित होता है। कई बार होता है इसमें बहुत सारी शाखाएं होते हैं, कई बार होते हैं कि बिना शाखाएं के ही काफी बड़ी मजबूत, है ना, उनकी जो है क्या होती है? तना होती है। और जो तना होता है इनका, जो इधर उधर ये देखिए तना जो निकलते हैं, ये बेलनाकार या बहुभुजाकार का होता है, जैसे कि पेड़ों का आप देखते हो। और इसके उदाहरण बहुत सारे वृक्ष है, जैसे कि नीम, आम, चीड़, नारियल आदि। तो उन सब में जो है ये सब वृक्षों के उदाहरण हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि विभिन्न प्रकार के पौधे कौन कौन से हैं, तो आप क्या कर सकते हो? इन सबके यानी 3 भागों में बांटा गया है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। और उन सबके क्या करोगे? उदाहरण भी आप दोगे। तो अगली कक्षा में हम लोग जो है वायु के, सॉरी, आयु के आधार पर हम लोग वृक्षों के बारे में और चर्चा करेंगे। अभी जो है आपका छोटा सा एक परीक्षा का समय हो रहा है। तो मेरे बच्चों आप क्या कीजिए, परीक्षा जिसमें आप लिखते हो वो सब लेकर तैयार हो जाइए, किताब को बंद कर दीजिए, ठीक है। जितनी बातें पढ़ाई है उसी में से मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, और आप सारे, कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर्स को कमेंट नहीं करेगा। परीक्षा जो है अच्छे से दोगे आप लोग। तैयार हो गए? ओके। तो बच्चों पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न,
और सारे बच्चे एग्जाम लिखोगे, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं लिखेगा। जितना आता है उतना ही लिखोगे। शरीर को बनाने वाली छोटे छोटे इकाइयों को डैश कहते हैं। शरीर को बनाने वाले, जो शरीर को बनाने वाली छोटे छोटे इकाइयों को डैश कहते हैं। ए शिखा, बी कोशिका, सी पोशिका। जल्दी उत्तर लिखिए। हो गया बच्चों? अगला प्रश्न की तरफ चले। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ए, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। बी, जिन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं। सी, दोनों में से कोई भी नहीं। जल्दी सोच के लिखिए कि सूक्ष्म जीव कौन है, कैसे होते हैं। हो गया ना? ओके, कोई किसी को दिखाएगा नहीं और देखेगा भी नहीं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़े बच्चों। रेडी? चलिए, तीसरा प्रश्न देखिए। एक कोशिक जीव किसे कहते हैं? एक कोशिक जीव किसे कहते हैं? ए, जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। बी, जिनके शरीर शरीर जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, दिखाते हैं एक मिनट। ये एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। और सी, जिनके शरीर में कोशिका नहीं होती। जल्दी लिखिए। ए, जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। बी, जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। और सी जो है, जिनके शरीर में कोशिका नहीं होती। तो एक कोशिक जीव कौन से है? चौथा प्रश्न। ऐसे जंतु ऐसे जंतु सॉरी, ये जिसमें है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ऐसे जंतु जिसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है। ऐसे जंतु जिसमें, ठीक है, क्या है बच्चों? ऐसे जंतु जिसमें क्या नहीं पाया जाता है? जिसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है। क्या कहते हैं उन्हें? कशेरुकी जंतु, अकशेरुकी जंतु, इनमें से कोई भी नहीं। कशेरुकी जंतु, अकशेरुकी जंतु, इनमें से कोई भी नहीं। हो गया? अगला, पांचवा। बच्चे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? बच्चे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? जरायुज, परायुज, हरायुज। सोच के लिखिएगा। बच्चे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? अगला जो है छठवां प्रश्न। उभयचर जंतु किसे कहते हैं? उभयचर जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं। बी, ऐसे जंतु जो केवल जल में रहते हैं। सी, ऐसे जंतु जो केवल स्थल में रहते हैं। तो आप बताइए कि उभयचर जंतु कौन है, किसे कहते हैं? सातवां प्रश्न। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? पहला क्योरेटस, दूसरा गफारेटस, तीसरा
थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस कौन है इसमें से वनस्पति विज्ञान का जनक? देख कर लिखिएगा नाम कौन है। अगला देखिए, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? क करस्तु, बी अरस्तु, सी इनमें से कोई भी नहीं। जंतु विज्ञान के जनक। अब अगला देखिए 9वां प्रश्न। मेरुदंड पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ए केचुआ में, बी जोंक में, सी मछली में। किनमें जो है मेरुदंड पाया जाता है? दसवां प्रश्न देखिए, किसमें जैविक क्रियाएं होती है? किसमें जैविक क्रियाएं होती है? ए सजीवों में, बी निर्जीवों में, सी ए और बी दोनों में। सब उत्तर के लिए तैयार हो जाइए। श्रीराम सर, प्लीज अनम्यूट देम। श्रीराम सर। हाँ ऑलरेडी अनम्यूटेड मैम। ओके। शरीर को बनाने वाली छोटी छोटी इकाइयों को बोलिए बच्चों। कोशिका, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं बच्चों। हाँ, एक कोशिक जीव किसे कहते हैं? शरीर हाँ बिल्कुल सही, आप सबने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा है। ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? हाँ कशेरुकी जंतु, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एकदम सभी का लगता है 10 में से 10 आने वाले हैं आज। बच्चे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं बच्चों? हाँ क्या कहते हैं? जरायुज, बिल्कुल सही। ए अगर आपको बोलने में तकलीफ है तो एबीसी बोलना काफी है, ठीक है। उभयचर जंतु किसे कहते हैं? हाँ किसे कहते हैं? एबीसी बोल दीजिए नहीं तो। ए ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, बिल्कुल सही बोला। वनस्पति विज्ञान के जनक बोलिए कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक? हाँ थियोफ्रास्टस। ओके बिल्कुल सही बोल रहे हो। 8वां प्रश्न देखिए, जंतु विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? अरस्तु, सही जवाब। मेरुदंड पाई जाती है, किनमें मेरुदंड पाई जाती है? मछली में, बिल्कुल सही जवाब दिया, मछली में। किसमें जैविक क्रियाएं होती है? किसमें होती है जैविक क्रियाएं? सजीवों में, बिल्कुल सही जवाब। तो मेरे बच्चों आपने बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ सभी के 10 में से 10 मार्क आए हैं। तो मेरे बच्चों आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिल अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।